मेरे देवर के देखने का नजरिया बहुत ही गलत है। वो बहुत ही गलत नज़रों से घर की सभी महिलाओं को देखते हैं। उनकी मौजूदगी में घर की सारी महिलाएं बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं करती हैं। वो अक्सर किसी से भी फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं कहता। यहाँ तक कि उन्होंने हमारी घर की सबसे छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा है। मुझे भी बहुत परेशान किया हुआ है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि परिवार को परेशान किए बिना मैं इस समस्या से कैसे निपटूं। इस समस्या को सुलझाने का सही तरीका क्या हो सकता है? राममिलन की जब शादी तय हुई थी, तब सुनीता मायके गई हुई थी। वो वहां से वापस आई तब उसे मालूम पड़ा कि देवर की शादी तय हो गई है। उसने इस बाबत राममिलन से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उससे पूछकर शादी तय नहीं की गई है। शादी के संबंध में वह कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन सुनीता को शक हुआ कि शादी के लिए राममिलन की रजामंदी है। सुनीता अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगी। वह सोचती, कल को राममिलन की शादी हो जाएगी तो वह उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। वह अपनी रातें तो नईनवेली दुल्हन के साथ रंगीन करेगा और वह पूरी रात करवट बदलते बिताएगी। सुनीता जितना सोचती, उतना ही उसे अपना जीवन अंधकार में लगता। इसी उलझन में सुनीता ने राममिलन से हंसना बोलना बंद कर दिया। वह उसके प्रणय निवेदन को भी ठुकराने लगी। राममिलन उसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनती। सुनीता में आए आकस्मिक परिवर्तन से राममिलन परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह भाभी को कैसे मनाए। एक रोज जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूछा, भाभी, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जो मुझसे नाराज हो? पहले तो तुम खूब हंसती थी, खूब बोलती थी, समर्पण को सदैव तैयार रहती थी, लेकिन अब दूर भागती हो। हंसना बोलना भी गायब हो गया है। हमेशा चेहरे पर उदासी छाई रहती है। आखिर बात क्या है? ये तुम अपने आप से पूछो देवर जी। तुमने मेरे साथ जीने मरने का वादा किया था। क्या वह वादा तुम शादी करने के बाद निभा सकोगे? शादी के बाद तुम दुल्हन के पल्लू में बंध जाओगे और मुझे भूल जाओगे। यही सोचकर मैं उदास रहती हूँ। तुमसे दूर भागने का भी यही कारण है। सुनीता बोली, भाभी, मैं आज भी तुम्हारा हूँ और कल भी रहूँगा। साथ जीने मरने का वादा भी मैं नहीं भूला हूँ। रही बात शादी की, तो वह मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। शादी तो माँ बाप ने अपनी मर्जी से तय कर दी है। जो भी हो देवर जी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और घर वाले हमें साथ रहने नहीं देंगे। इसलिए हमें तुम्हें एक दूसरे से किया गया वादा निभाना होगा। हम वादा निभाने को तैयार हैं। कहते हुए राममिलन ने सुनीता को अपनी बाहों में समेट लिया। उसके बाद उन दोनों ने एक साथ आत्महत्या करने का निश्चय किया। फिर वह समय का इंतजार करने लगे। 30 नवंबर 2020 को शिवबरन की रिश्तेदारी में असोदा कस्बा में शादी थी। इसी शादी में सम्मिलित होने के लिए शिवबरन अपने बड़े बेटे हरिओम के साथ शाम 6 बजे घर से निकल गया। खाना खाने के बाद गेंदावती पोते हर्ष 3 वर्ष के साथ कमरे में जाकर लेट गई। घर पर काम निपटाने के बाद सुनीता भी अपनी मासूम बेटी क्रांति के साथ कमरे में जाकर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद ओझल थी। रात लगभग 11 बजे राममिलन सुनीता के कमरे में आ गया। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान सुनीता ने कहा, देवर जी, अपनी जीवन लीला समाप्त करने का आज सही समय है। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? तुम्हारे बिना मेरे जीवित रहने का मकसद ही क्या है? अतः मैं भी तुम्हारे साथ ही अपना जीवन समाप्त करूंगा। इसके बाद सुनीता और राममिलन ने छत के कुंडे में साड़ी को बांधा और साड़ी के दोनों सिरों को फांसी का फंदा बनाया। फिर एक एक सिरा गले में डालकर फांसी के फंदे पर झूल गए। कुछ देर बाद ही दोनों की गर्दन लटक गई। 1 दिसंबर 2020 की सुबह करीब 7 बजे गेंदावती जागी तो उन्हें मासूम बच्ची क्रांति के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह सुनीता के कमरे पर पहुंची तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तब उन्होंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई और आवाज़ दी, बहू, दरवाज़ा खोलो, बच्ची रो रही है। क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह राममिलन के कमरे में पहुंची तो वह कमरे में नहीं था। अब गेंदावती का माथा ठनका।
उनके मन में तरह तरह के कुविचार आने लगे। इसी घबराहट में वह सुनीता की चचेरी जेठानी रूपाली को बुला लाए। उसने भी दरवाजा थपथपाया और आवाज लगाई, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। शोरशराबा सुनकर पासा पड़ोस के लोग भी आ गए। मामला खजनी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जानकारी के अनुसार यहाँ के रहने वाले युवक की कुछ साल पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वह नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेश चला गया। घर पर उसकी पत्नी और रिश्ते का देवर रहता था। पति के जाते ही पत्नी की नज़दीकियां देवर के साथ हो गईं। पति को इस बारे में भनक तक नहीं थी। 3-4 दिन पहले पति छुट्टी लेकर घर आया था। पति अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात को अचानक से उसकी नींद खुली तो बिस्तर से पत्नी गायब मिली। शक होने पर वह सीधे रिश्ते के भाई के कमरे के पास पहुंचा। वहां युवक को कुछ आवाजें सुनाई दी तो उसने दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही युवक के पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई हो। युवक की पत्नी और उसका भाई दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। युवक ने जब इस रिश्ते का विरोध किया तो उसकी पत्नी और भाई ने रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घर में चीख पुकार की आवाज सुनकर परिवार के अन्य लोग भी जाग गए और पुलिस को सूचना दी। 6 महीने पहले रानी के पति सोनू ने दोनों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ लिया, जिससे घर में काफी हंगामा हुआ। इसके बावजूद दिलीप ने रानी से वादा किया कि वो उसे वैसा ही सुख देगा जैसा एक पति देता है। इसके बाद रानी मायके लौट गई और दिलीप उससे मिलने वहां आने लगा। मैं अपने रिश्तों को लेकर खुश नहीं थी कि इस बीच विशाल का छोटा भाई ऋषभ देवर विदेश से अपनी नौकरी छोड़कर भारत आया। मैंने उसे पहली बार देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय शादी में आने के लिए वीजा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह विदेश से घर वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी हैरान हो गई। ऋषभ देखने में बहुत ही हैंडसम लगता है। अच्छी खासी हाइट है और एक अलग ही आवाज। हम धीरे धीरे बातचीत करने लगे और मेरे मन में आने लगा कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जो ऋषभ से शादी करेगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरे देवर का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो मेरी बहुत देखभाल करता था, इसलिए मैं भी अब उस पर फिदा होने लगी थी। डेटिंग ऐप पर बनाए अलग प्रोफाइल। ऋषभ इतना हैंडसम था कि मैं उस पर फिदा होने लगी थी। मुझे अलग ही महसूस हो रहा था। अब धीरे धीरे मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगी। मेरा पति अगर मेरा ख्याल रखता तो शायद ऐसा नहीं होना था। धीरे धीरे ऋषभ की ओर खींच रही थी। हमने धीरे धीरे बात करना और साथ खाना खाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे डेटिंग ऐप पर लड़कियां देखते हुआ देख लिया। वो लड़कियों की प्रोफाइल देख रहा था। मुझे नहीं पता मुझे क्या होने लगा। मैंने उसी रात उसी डेटिंग ऐप को डाउनलोड कर लिया जहां ऋषभ था और अपनी एक नकली प्रोफाइल बना डाली। मैंने सनसेट में अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वह मेरा चेहरा ना पहचान पाए। मैंने अलग और इंटरेस्टिंग बायो ऐड किया। वह मुझसे जुड़ हो गया। हम दोनों आपस में बहुत तरह की बातें करने लगे। दोस्तों, रवि की तलाश करने की शुरुआत पुलिस के द्वारा सबसे पहले उसके भाई और भाभी से पूछताछ से की जाती है, क्योंकि रवि अपने भाई भाभी के साथ ही रहता था और वह 5 मार्च से गायब था, यानी कि 2 से 3 दिन हो चुके थे उसको गायब हुए, लेकिन अभी तक उसकी भाभी और उसके भाई के द्वारा ना तो उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है और ना ही उसके बारे में कोई और जानकारी पुलिस को दी गई है। इसलिए पुलिस का पहला शक उसके भाई भाभी पर जाता है और पुलिस उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में वो दोनों अपना मुंह नहीं खोलते हैं, बल्कि रवि की भाभी सीमा पुलिस को बताती है कि रवि कुछ दिनों पहले शहर किसी काम के लिए गया था और वह गायब नहीं है। उसका फ़ोन लग रहा है और वह अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक भी चल रहा है। दोस्तों, जब पुलिस का शक सीमा और नीरज पर यकीन में बदल जाता है तो पुलिस के द्वारा एक गुप्त सूचना के तहत सीमा और नीरज को सीमा के घर से गिरफ्तार किया जाता है। उस समय वह दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे और पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जाती है। तो शुरू में उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और वो दोनों पुलिस को बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों, पुलिस की पूछताछ में नीरज और सीमा पुलिस को बताते हैं कि उन दोनों के
बीच अवैध संबंध है, वो भी पिछले काफी महीनों से। और सीमा का पति ज्यादातर अपने घर से बाहर ही रहता था और उसका देवर रवि रात को खेत में सोने के लिए चला जाता था। तब हम दोनों काफी ज्यादा मजे लेते थे। हालांकि ऐसे काफी दिनों तक चलता है, लेकिन एक दिन रात को अचानक ही रवि की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से वह अचानक ही रात को घर पर आ जाता है। और घर पर आकर वह हम दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है और वह हमें धमकी देने लगता है कि वह सीमा के पति को सारी बातें बता देगा। और वह हमें बात बात पर ब्लैकमेल भी करने लगा और हमें एक दूसरे से दूर रहने को कहने लगा।